अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अगला टॉपिक जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पे प्राप्त करना है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है जब वो निरक्षीय रेखा पर स्थित हो। कोई बिंदु है जो निरक्षीय रेखा पर अगर स्थित हो तो निरक्षीय का मतलब यहाँ पर देखिए जो आपका टॉपिक है इस पर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू दिया हुआ है। ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम बी बिंदु मान लेते हैं। इसकी दूरी कितनी होगी 2l, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, तो इसका मध्य बिंदु जो यहाँ पे है हम ओ मान लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना है, इस बिंदु पर ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब अक्षीय थी तो हमने इसी पर यहाँ पर ज्ञात किया था। अब यहाँ पर इसके मध्य में इसके ऊपर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इनको देखिए यहाँ से हम मिला दें और यहाँ से इनको हम मिला देते हैं और इसकी जो दूरी होगी यहाँ से वो हम r ले लेते हैं, ठीक। r दूरी पर है और ये दूरी हमारी l होगी, ये l होगी, क्योंकि ये 2l के बराबर तो मध्य बिंदु है, तो ये l होगी और यहाँ से ये l हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ये आधार ये लंब हो गया तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जैसे हम इसको लिख सकते हैं AP और रूट में लिख देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो दूरी ये है वही दूरी यहाँ भी तो होगी, क्योंकि दूरी दोनों की समान है। तो ये हो गई l स्क्वायर, ठीक। ये जो दोनों हमारी दूरियाँ मालूम हो गई। अब यहाँ पर देखिए प्लस q के कारण यहाँ पर प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हम लिख लेते हैं E मान लेते हैं E1 तथा माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा E2 मान लेते हैं ये, ठीक। ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कोण यहाँ पे है, मान लीजिए थीटा हमने बना दिया, तो यहाँ पर इसको देखिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस दिशा में डिनोट कर दे रहे हैं और यहाँ पर इसमें जो है ये इधर की हमने कर दी E2। तो इसका परिणामी क्या होगा, ये आपको दिया जाएगा दोनों के द्वारा। इसका परिणामी इन दोनों एक ही दिशा में है तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। मान लीजिए ये आपकी जो दी हुई है, ठीक। तो इन दोनों पर वैद्युत क्षेत्रों का जो परिणामी होगा वो हमें E फाइंड हो जाएगा, दोनों जोड़ने से मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसको हम लाइन खींच दें ऐसे, तो देखिए ऐसे यहाँ पे हमने खींचा तो ये और ये आपकी जो दी है E1 cos थीटा और इसको हम E2 cos थीटा हम ले लें, अगर क्षैतिज घटक और घटक में इसको हम वियोजित करें तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। तो ये हमारे जो होंगे ये समान हैं और विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा आपका इन दोनों का जो ये दिए हुए ये भी समान है लेकिन एक ही दिशा में है, ये तो एक ही दिशा में है तो इसका परिणामी हम निकाल सकते हैं। E1 जो आपका दिया हुआ है ये इसके द्वारा हम यहाँ निकाल सकते हैं, दोनों का यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया है E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, तो यहाँ ये E1 cos थीटा है, ये
E2 cos थीटा है। ठीक, तो यहाँ बिंदु P पर ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनका है, इन दोनों का परिणामी जोड़ के हम फाइंड कर लेंगे। इन दोनों का परिणामी जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर E इक्वल टू लिख देंगे E1 cos थीटा प्लस E2 ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब देखिए ये आपकी जो दी है AB के समांतर हैं, तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका थीटा हो जाएगा। ये दोनों हमें मालूम हो गई क्योंकि इन दोनों को हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पर देखिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए E1 आपको कितना होगा वो लिख लेते हैं, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और के क्या है, किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है। ये जो ये निकाय है ये किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, तो इसको हमने रख दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर, क्योंकि इसका जब रूट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा। जैसे मान लो इसको स्क्वायर करते हैं, रूट होता है तो ये रूट स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस। तो प्यारे बच्चों E1 हमने फाइंड कर लिया है। अब E2 यहाँ से देखिए दिया हुआ है आपकी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पे Q अपॉन ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि ये भी रूट में होगा, स्क्वायर किए होंगे तो ये आपका हट गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये फाइंड हो गई। तो ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पे, इस वाले में पुट कर लेते हैं। तो देखिए E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये cos थीटा दिया हुआ है। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देखिए दोनों चीज़ सेम है, और यहाँ cos थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लें। तो ये 2 cos थीटा और कितना हो जाएगा 1 अपॉन, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख दिया कोई बात नहीं, फिर इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए ये आपका के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपका ये कंफर्म हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बेस कितना दिया है L, और हाइपोटेन्यूज कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2Q अपॉन 4। ठीक, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, और यहाँ पर आपका हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपका हो गया। और cos थीटा के जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने लिख दिया यहाँ पर, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2QL ऊपर हमने इसको लिख दिया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन के हो गया। और यहाँ पर देखिए जब कहीं आपका ऐसे हो और A रूट में हो तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 1/2 लिख देते हैं। इसमें आप बेस अगर बराबर तो घाते जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाता है 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 1 3, 3/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3/2, दोनों को सॉल्व कर लें जब। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर 2Q को 2KL है आपके दिया हुआ यहाँ पे, तो इसके जगह पर हम P पुट कर सकते हैं, और ये 4 पाई एप्सिलॉन के, और इसमें अगर R L से बहुत बड़ा हो, ठीक, तो L को छोड़ दीजिए,
तो नहीं के बराबर तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3/2, 2 से क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो P अपान कितना हो गया, 4πε के, और 1 अपान कितना हो गया, r³ हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका आपका फार्मूला फाइंड हो गया। ये आपका निरक्षीय स्थिति का ये डेरिवेशन है। तो प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही आसानी से ये प्रूफ हो गया, और इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।